हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज फिर से आपका परफेक्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ा रहे हैं कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण करना, यानी कि प्रतिबिंब किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं कि यानी कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी है और वो यानी जब वस्तु परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, तो कैसे स्थितियां जब यानी हमें कोई भी प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है तो हमें 2 स्थितियां लिखा है कि किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम हम आपको बता रहे हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष, हमने कल आपको बताया था कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। हम तो इसमें चित्र की सहायता से बताएंगे कि मुख्य अक्ष ये हमारा कौन सा दर्पण है। ये हमारा दर्पण है अवतल दर्पण। इस पर हमने ये पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद हमने आपको कल बताया था, कल की क्लास में, कि यानी कि जो इसके दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P से प्रदर्शित करने के बाद हमने कहा था कि जब किसी गोले से काटा गया खोखला भाग, तो उसका केंद्र जो होता है उसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। C और P को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने आपको कल बताया था। अब उसी की बता रहे हैं कि लिखा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो दर्पण का मुख्य अक्ष कौन सा है? जो यानी ये सीपी हमने रेखा खींची है, सरल रेखा, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो हमने सी और पी को मिलाती हुई एक रेखा खींची, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। अब हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा, तो हम चित्र में बनाकर बता रहे हैं कि जब हमने ये मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखा एक डाली, एक ऊपर से डाली रेखा, एक ये नीचे से हम डाल रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लिखा है कि दर्पण द्वारा परावर्तन, यहाँ पर जब आपतित होंगी तो परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाती है? जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम यब से प्रदर्शित करते हैं। हमने कल की क्लास में आपको ये बताया था। यानी हमारा पहला जो नियम है, यदि कोई वस्तु यानी कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में यदि हम आपतित करते हैं, तो कह रहा है कि आपतन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। पहला नियम हमारा ये है। फिर अगला नियम हमारा दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र, ये हम फिगर बना रहे हैं, इसी में यदि हम ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जगह पर यदि हम दर्पण बदल दें, यदि दूसरा दर्पण ले लें, जैसे कि हमने दर्पण ले लिया, इसका नाम है क्या? इसका नाम है अवतल दर्पण। इसके दबे हुए तल पर पालिश है। किसमें है? दबे हुए तल पर इसमें पालिश है। इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। इसमें भी इसके मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P तथा C को मिलाने वाली रेखा, C का मतलब है वक्रता केंद्र,
को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वे मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। जब इसमें कोई प्रकाश की किरण, किसमें? हमारे उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, या इसमें जाती नहीं लेकिन वास्तव में नहीं जाती, लेकिन इसे हम पीछे खींचते हैं तो ये जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है? काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये इसमें इस तरह का हमारा चित्र बनेगा। ये दूसरा, इधर से हमने यदि आपतित कर रहे हैं तो इधर ये किरण जाएगी, ये इधर आती है और आप परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। यदि हम इसे पीछे बढ़ाते हैं तो किस बिंदु पर काटती है? मुख्य फोकस पर काटती है। अगली परिभाषा है हमारी कि वक्रता केंद्र से होकर। हमने पहले अभी बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला नंबर है कि हम एक पहले से चित्र बना रहे हैं कि इसमें चित्र हमारा है, ये हमने दर्पण लिया, इसका नाम है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे हमने आपको बताया, इसे कहते हैं ध्रुव। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। काहे से प्रदर्शित करते हैं? P से। P से प्रदर्शित करने के बाद एक वक्रता केंद्र C है जो कि परावर्तक तल के गोलीय भाग का काटा गया खोखला गोला होता है। C तथा P को मिलाती हुई जो रेखा खींचते हैं उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम बता रहे हैं, परिभाषा हमारी कह रही है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। यदि कोई किरण हमारी कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से। ये परिभाषा लिखी है कि वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र ये है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक तल पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। ये हम बता रहे हैं कि जब कोई वक्रता केंद्र से किरण जाएगी तो वह पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दूसरा नियम हमारा ये कहता है। वक्रता केंद्र यानी C से कहते हैं। अगला नियम है, नियम नंबर है तीसरा। इसी तरह यदि हम बात करें, ये हमारा कौन सा दर्पण है? दर्पण है ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। यदि हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण हमारा ये हमने चित्र बनाया। उत्तल दर्पण दबे हुए भाग पर क्या होता है? पालिश होता है। पालिश होने के बाद में इसका नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। ये जो हम बता रहे हैं आपको कि जब पहले बताया हमने कि जब कोई, यानी पहला नंबर, नियम नंबर पहला बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। फिर दूसरा नियम हमने बताया कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर, जब यानी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। फिर अगला इसी में लिखा है, क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक तल, तो यहाँ पर आकर आपतित हुई है तो परावर्तित होकर परावर्तक तल अभिलंब के
अनुदिश पड़ती है। कैसे होती है? अभिलंब के अनुदिश होती है, इसलिए पुनः वापस लौट जाती है। अब हम इसी पर बात करते हैं। इसमें जब मध्य बिंदु वैसे बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव के बाद ये हमने एक बिंदु वक्रता केंद्र सी से एक रेखा खींची जिसका नाम है पी, इसका नाम है सी। मिलाती हुई जो एक रेखा खींचते हैं उसे का नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है उसका? मुख्य अक्ष। इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसमें वक्रता केंद्र सी है। जब हमने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण, तो हमने ये प्रकाश की किरण ये मान लो डाली, किससे डाली? यानी कि उत्तल दर्पण में। तो हमने ये प्रकाश की किरण इधर से ये डाली, और डालने के बाद जहां से हम डालते हैं वह पुनः परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। परंतु ये हम इसे पीछे डाट डाट खींचते हैं तो ये हमारी कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से। तो यही हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण हम मुख्य वक्रता केंद्र से डालते हैं तो यानी कि वह पुनः उसी अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगला नंबर है नियम नंबर तीसरा। इसमें हमने बताया है आपको कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अभी हमने पहले नंबर में बताया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब हम बता रहे हैं कि जब कोई किरण मुख्य फोकस पर डाली जाएगी, किस में डाली जाएगी? मुख्य फोकस में, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसा कि हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। चित्र का मतलब है ये हमारा कौन सा दर्पण है बच्चों? तो ये हमारा दर्पण है, इसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसमें हम उभरे हुए भाग पर पालिश कर रहे होंगे और दबा हुआ तल हमारा परावर्तक तल है। अब इसमें हम एक मध्य बिंदु पर लेते हैं, बिंदु उसका नाम है, इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है पी। इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। हमने कल आपको ये बताया था। फिर इसके अगर गोला पूरा किया जाए, किसी गोले से काटा गया खोखला भाग, उसका जो केंद्र होता है, तो केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसे काहे से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे प्रदर्शित किया जाता है सी से। तो वक्रता केंद्र तथा हम किसको मिला रहे हैं? ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहते हैं, इसका नाम है मुख्य अक्ष। अब हमने बताया था कि इसे हम वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। किसे? यानी सी से पी तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सी तथा पी के मध्य बिंदु को, सी तथा पी के मध्य बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। अब हम कोई किरण यदि मुख्य लिखा है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, तो हमारा ये है मुख्य फोकस। यदि हम कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से डालें या डालते हैं तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही हमारी परिभाषा लिखी है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यदि यही किरण हम इधर से डालेंगे तो ये इधर पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसा कि हमने एक किरण प्रकाश की डालकर आपको समझाया। यही प्रक्रिया, ये कौन सा दर्पण है बच्चों? तो ये हमारा दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। बहुत सही। इसी तरह आप कमेंट में हमें बताएंगे कि क्या कौन सा दर्पण है, किसे क्या बोलते हैं। अगला हम बता रहे हैं, यदि यही स्थिति हमारी किस में हो, ये कौन सा दर्पण हम बना रहे हैं? इसका क्या नाम है? इसका नाम है उत्तल दर्पण है। ये कैसे आप जान रहे हैं कि उत्तल दर्पण है?
ये हमें पता चल रहा है इससे कि यानी इसके दबे हुए तल पर क्या कर रहे हैं, हम पॉलिश कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब हमने आपसे अभी पूछा था कि इसके मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। बहुत सही, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव, फिर ध्रुव के बाद यदि हम वक्रता केंद्र सी लेते हैं तो वक्रता केंद्र सी यानी कि गोले का एक काटा गया खोखला भाग के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तथा सी यानी सी तथा पी को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? इस रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, बहुत सही, मुख्य अक्ष। अब हमने अभी बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण कहां से जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमारा, हमने बताया था कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु पर एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण हम मुख्य फोकस पर आपतित करें, कहां पर आपतित करें? मुख्य फोकस पर, तो यह परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? परावर्तन के पश्चात हमारी किरण का मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। हमारी ये किरण इधर आ रही थी और जैसे यहाँ पर आपतित हुई तो आपतन के पश्चात कैसी हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कैसी हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इसे हम बोलते हैं, इसे कहते हैं, कौन सा नियम हम बता रहे हैं आपको? तो हम नियम बता रहे हैं आपको कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब एक बार फिर से आपको यही हम बताए दे रहे हैं, दोबारा परिभाषा, जहां आपको नहीं समझने में कोई समस्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। हमने बताया कि हमारे पास यानी कि प्रतिबिंब खींचने के लिए 3 नियम होते हैं जिसमें कि 2 नियमों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अब पहला नियम हमने बताया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है, मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण हमने डाली, प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। हमने ये परिभाषा लिख रखी है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, या मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये हमने एक स्थिति बताई अवतल दर्पण में, दूसरी स्थिति बताई उत्तल दर्पण में। इसी प्रकार नियम नंबर दूसरा है कि वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र सी से, ये हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो क्यों लौट जाती हैं? क्योंकि लिखा है कि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक तल पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। ये स्थिति हमने अवतल दर्पण की बताई और दूसरी स्थिति हमने क्या बताई? उत्तल दर्पण की बताई। ये हमारी 2 स्थितियां हैं। फिर अगली स्थिति हम बता रहे हैं, नियम नंबर तीसरा है कि नियम नंबर तीसरा हमने आपको बताया कि मुख्य फोकस से, हमारा मुख्य फोकस वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। पहले तो हमें सबसे पहले बनाना है कि एक बनाना है, क्या बनाना है? ये जो हमने बनाया इसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ये कैसा दर्पण है? इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हमने बताया था गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 होता है अवतल दर्पण, नंबर दूसरा होता है उत्तल दर्पण।
अवतल दर्पण में हमने बताया जिसके उभरे हुए तल पर पालिश की जाती है। उत्तल दर्पण बताया था जिसमें दबे हुए तल पर पालिश की जाती है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर बताया था कि किसी गोले से काटा गया खोखला भाग उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो C बराबर C से P तक मिलाने वाली सरल रेखा को या सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर हमने बताया कि C तथा P के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। अब परिभाषा है कि मुख्य फोकस से, किससे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर आने वाली, या तो लिखिए कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, या सीधे सीधे ये बता दीजिए कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही स्थिति हमने आपको बताई अवतल दर्पण में, यही स्थिति हमने बताई आपको उत्तल दर्पण में। अब हम कल अगली यानी कि क्लास में आपको बताएंगे कि यानी कि जब उत्तल दर्पण की स्थितियां कितनी होती हैं, स्थितियां होती हैं जितनी, वो सभी बताएंगे। फिर इसके बाद में ये बताएंगे कि जब यानी कोई वस्तु कि जब अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब ये हमारा मान लो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु अनंत पर रखेंगे, फिर कोई वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर, फिर कोई वस्तु रखेंगे मुख्य फोकस पर, कोई वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। इस प्रकार हमारी स्थितियां बनेगी। तो तब तक के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।